Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 7 का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू किंगडम प्रोटिस्टा कि किंगडम प्रोटिस्टा में किस किस्म के मेंबर शामिल हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो तारीख़ी पस मंज़र है, यानी किंगडम प्रोटिस्टा को बनाया कैसे गया, तो उसको आज हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो इसका लफ्ज़ी मतलब ये है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा उसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है कि किंगडम प्रोटिस्टा को बनाया कैसे गया। तो अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने किंगडम प्रोटिस्टा को सजेस्ट किया था उसका नाम है जॉन हॉग। तो 1861 के अंदर उसने जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उसके लिए उसने एक बात तजवीज़ की कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए एक तीसरा किंगडम बना दें। तीसरे से क्या मुराद है, बेसिकली हम चैप्टर नंबर 5 में ये डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास पहले दो किंगडम हुआ करते थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। तो इसने सबसे पहले कहा कि ये उन ऑर्गेनिज्म के लिए होने चाहिए जो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एक अलहदा से किंगडम होना चाहिए। उस किंगडम का नाम उसने किंगडम प्रोटिस्टा तजवीज़ किया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है अर्नेस्ट हैकल। उसने 1866 के अंदर ये कहा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो किंगडम प्लांटी और एनिमिलियम में फिट नहीं होते। यानी आप कह सकते हैं कि कुछ पहले टू किंगडम सिस्टम थे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास कुछ कैरेक्टर प्लांट वाले थे, कुछ कैरेक्टर एनिमल वाले थे। तो ना वो प्रॉपरली एनिमिलिया के अंदर फिट होते थे, ना वो प्रॉपरली प्लांटिंग के अंदर फिट होते थे। तो उसने ये कहा कि वो ऑर्गेनिज्म जो इन दोनों किंगडम में फिट नहीं होते उन ऑर्गेनिज्म को एक तीसरे किंगडम में रखा जाए, जिसका नाम जॉन हुग ने प्रोटिस्टा रखा था। तो बेसिकली इसने क्या किया कि तीसरा किंगडम बनाया, सजेस्ट क्रिएटिंग किंगडम प्रोटिस्टा फॉर बैक्टीरिया, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए, एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जैसे यूग्लिना वगैरह। अब यूग्लिना की अगर हम बात करें, ये चैप्टर नंबर 5 में भी हमने डिस्कस किया था। इसके पास दोनों करैक्टर हैं, फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रोफ है, प्लांटी में रखना चाहिए। सेल वॉल नहीं है, एनिमल करैक्टर है, एनिमिलिया में रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इस ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा जाए, कुछ करैक्टर प्लांट की तरह है, कुछ करैक्टर एनिमिलिया की तरह है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जो अर्नेस्ट हैकल है इसने तीसरा किंगडम सजेस्ट किया कि इन ऑर्गेनिज्म को हम तीसरे किंगडम के अंदर रख सकते हैं। तो बेसिकली 1866 के अंदर अर्नेस्ट हैकल ने तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा बनाया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए, और उन ऑर्गेनिज्म के लिए दैट डू नॉट फिट इनटू प्लांट एंड एनिमल किंगडम, क्योंकि उस वक्त सिर्फ दो किंगडम मौजूद थे। आज तो हम कहते हैं 5 किंगडम है, 5 किंगडम है, उस वक्त सिर्फ दो किंगडम थे, एक किंगडम प्लांटी था, एक किंगडम एनिमिलिया था। लेकिन जब उसने तीसरा किंगडम बनाया तो प्रोटिस्टा के अंदर अब दो किस्म की वैरायटी आ गई, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटिस्टा के अंदर उस वक्त जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ये दो किस्म के, कुछ यूकैरियोट है जिनमें न्यूक्लियस होता है, कुछ प्रोकैरियोट है जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसने इस प्रोटिस्टा के अंदर दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप के अंदर यूकैरियोट रखे, यानी वो यूकैरियोट जिनमें न्यूक्लियस होता है, और दूसरे ग्रुप के अंदर प्रोकैरियोट रखे। अब ये जो, और इस ग्रुप को मुनेरा का नाम दिया। मुनेरा का लफ्ज़ी मतलब है सिंगल, क्योंकि जितने भी प्रोकैरियोट हैं वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस वजह से इसको किंगडम मुनेरा भी कहा जाता है, यानी सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली ही हाउएवर जो अर्नेस्ट हैकल है इसने क्या किया, एक सेपरेट किंगडम बनाया ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए। इसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया भी है और दूसरा बैक्टीरिया, ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। तो उसने क्या किया
कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और बैक्टीरिया है, इनको एक ही किंगडम के अंदर, यानी पहले इसने तीसरा किंगडम बनाया, फिर उस तीसरे किंगडम में दो ग्रुप बनाए। तो उन दो ग्रुप में जो प्रोकैरियोट्स है, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसको न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट, जिनको हम यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट कहा जाते हैं, उससे सेपरेट किया। यानी यहाँ आपने जहन में रखना है, किंगडम एक ही है जिसका नाम उसने किंगडम प्रोटिस्टा रखा, लेकिन उसमें दो ग्रुप बने, न्यूक्लियस वाले प्रोटिस्ट और दूसरा बगैर न्यूक्लियस वाले प्रोटिस्ट। जो बगैर न्यूक्लियस वाले प्रोटिस्ट है उसके ग्रुप का नाम उसने मुनैरा रखा। लेकिन वो मुनैरा शुरू के अंदर, आज हमें पता ही कि एक अलग से किंगडम है, लेकिन उस वक्त किंगडम प्रोटिस्टा का ही पार्ट था। शुरू में ग्रुप मुनैरा था, किंगडम मुनैरा नहीं था। तो प्लेस्ड इनटू द सेपरेट ग्रुप, जिसका नाम उसने मुनैरा रखा, विद इन द किंगडम प्रोटिस्टा, और ये मुनैरा प्रोटिस्टा के अंदर ही था। यानी यहाँ इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया वगैरह है, साइनोबैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट है, उनको उसने न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट से अलहदा रखा, और जिस ग्रुप में रखा उसका नाम मुनैरा था, और वो ग्रुप किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही था। तो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया, तीसरा किंगडम बनाया उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो बाकी दो किंगडम के अंदर फिट नहीं हो रहे थे। फिर उस ग्रुप के अंदर मजीद दो ग्रुप बनाए, उस किंगडम के अंदर मजीद दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप था न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्टा, एक ग्रुप था प्रोकैरियोट्स का, जिसमें न्यूक्लियस वगैरह मौजूद नहीं होता, और उस ग्रुप को उसने मुनैरा का नाम दिया, लेकिन वो था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही। उसके बाद हर्बर्ट कोपलैट ने क्या किया, जैसे हमने अभी यहाँ डिस्कस किया, अर्नेस्ट हैकेल ने ग्रुप मुनैरा बनाया विद इन द किंगडम प्रोटिस्टा। इसने क्या किया कि जो ग्रुप मुनैरा है उसको मजीद तरक्की दे दी, और मजीद तरक्की देके क्या किया कि उसने उस ग्रुप मुनैरा को किंगडम का दर्जा दे दिया। इस तरह जो प्रोकैरियोट हैं वो मुकम्मल तौर पे जो प्रोटिस्ट हैं उनसे सेपरेट हो गए। तो यही हमारे पास है कि 1938 के अंदर ही एलिवेटेड, उसने तरक्की दी प्रोकैरियोट को किंगडम स्टेटस, और किंगडम का दर्जा दिया, द सेपरेट इट फ्रॉम द किंगडम प्रोटिस्ट। इस तरह प्रोकैरियोट प्रोटिस्ट से टोटली अलहदा हो गए। उसके बाद रॉबर्ट विटेकर, इसने 5 किंगडम सिस्टम पेश किया। तो 5 किंगडम सिस्टम के अंदर किंगडम मुनैरा है, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी है। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा जब उसने बनाया, तो जब उसने तजवीज़ किया, क्रिएट किया किंगडम प्रोटिस्टा 5 किंगडम सिस्टम के अंदर, तो उसने सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे। लेकिन बाद में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो सिंपल मल्टी सेलुलर थे, कुछ ऐसे थे जो कॉलोनियल थे, वो बाकी किंगडम में फिट नहीं हो रहे थे, वो भी इसमें आना शुरू हो गए। इस वक्त हमारे पास जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसमें 3 किस्म के ग्रुप हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टी सेलुलर। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर, 3 किस्म के बड़े ग्रुप हैं, और हर वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे किंगडम में फिट नहीं हो रहा तो वो इसमें डाल दिया जाता है। ये जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था, इस वजह से इसका नाम किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन भी है। तो इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटेकर 1961 ओनली यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट वर प्लेस, कि उस वक्त सिर्फ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए। लेकिन इस वक्त करंटली इट इंक्लूड, इसमें कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म भी है, इसमें सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। उसके बाद लाइन मार्गुलिस ने भी थोड़ी सी 5 किंगडम सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन की, लेकिन उसने ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, 5 किंगडम को एज इट इज़ 5 किंगडम ही रखा। और उन किंगडम में अगर बात करें, किंगडम प्रोटिस्टा एक अलहदा से किंगडम, और इसकी वही नेचर है, इसमें ज़्यादातर उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो बाकी किंगडम में फिट नहीं हो रहे होते। तो लाइन मार्गुलस एंड शेवार्ट 1988, ये जितने भी हमारे पास डेट्स हैं इनको सही तरह आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं। मार्गुलस एंड शेवार्ट 1988 मॉडिफाइड 5 किंगडम सिस्टम, और जो 5 किंगडम सिस्टम उन्होंने बनाया, उन्होंने मॉडिफाई किया, उसके अंदर भी उन्होंने प्रोटिस्टा को या प्रोटॉक्टिस्टा को बरकरार रखा। तो आज भी हमारे पास जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें से एक सिस्टम ये भी है, एक किंगडम ये भी है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे पास प्रोटिस्ट उनमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो वैरायटी वो हर तरह के फीचर्स के अंदर वैरायटी है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जब एवोल्यूशन हुई प्रोटिस्ट की,
तो प्रोटिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आई, उनका साइज़, किसी का साइज़ छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, मल्टीसेलुलर है, मोड ऑफ लोकोमोशन, हर एक का मोड ऑफ लोकोमोशन डिफरेंट है। जब हम डिफरेंट ग्रुप पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कुछ सीलिया के ज़रिए मूव करते हैं, कुछ फ्लैजेला के ज़रिए मूव करते हैं, कुछ मूव ही नहीं करते, एक ही जगह खड़े रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी बॉडी के ज़रिए से मूव करते हैं। डिफरेंट मेथड हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वेज ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे हैं जो ऑटोट्रोफ हैं, कुछ ऐसे हैं जो हेट्रोट्रोफ हैं, कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, सारों की डिटेल आगे है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म का जो इंट्रैक्शन है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, ये भी डिफरेंट है। यानी आप कह सकते हैं प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर हैं उनमें इतनी ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, इतनी ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है कि बायोलॉजिस्ट का ख्याल है ड्यू टू डाइवर्सिटी, कि जब हम इस वैरायटी को देखते हैं, इस बायोलॉजिस्ट कंसीडर प्रोटिस्ट एज ए पॉलीफाइलेटिक्स, कि बायोलॉजिस्ट कहते हैं प्रोटिस्ट बेसिकली पॉलीफाइलेटिक्स हैं। पॉलीफाइलेटिक्स क्या होते हैं? ये दो टर्म इस्तेमाल होती है, एक को हम कहते हैं मोनोफाइलेटिक, एक को हम कहते हैं पॉलीफाइलेटिक। जैसे आपने अक्सर देखा होगा एक ही वालिदैन के जो बच्चे होते हैं, जैसे बहन भाई होते हैं, अगरचे वो डिफरेंट होते हैं लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद काफ़ी सारे कैरेक्टर उनमें कॉमन होते हैं क्योंकि उनके इंसेस्टर, उनके पेरेंट्स कॉमन हैं। लेकिन जैसे क्लास बनती है, एक क्लास के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट आके बैठते हैं, अब सबके पेरेंट्स डिफरेंट है तो उनमें वैरायटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो साइंटिस्ट का ख्याल है कि जब वैरायटी बढ़ना शुरू होती है तो इसका मतलब है उनका इंसेस्टर जहाँ से उनकी एवोल्यूशन हुई वो कॉमन नहीं है। अगर उनमें सिमिलैरिटी पाई जाए तो साइंटिस्ट का ख्याल है कि उनका जो इंसेस्टर वो भी कॉमन था। तो पॉली कई फाइलेटिक्स ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था, फाइलेटिक लिनिएज के अंडर, कि ये बेसिकली एवोल्यूशनरी रूट को मेंशन करता है कि एवोल्यूशन किस किस तरह से हुई है ऑर्गेनिज्म की। तो पॉलीफाइलेटिक्स कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनके इंसेस्टर बहुत ज़्यादा हों, यानी एक जैसे एक ग्रुप बना BCDE का, मैं कहता हूँ इनके जो इंसेस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अब चूंकि इंसेस्टर कॉमन नहीं है तो जो ये ग्रुप बनेगा इनमें वैरायटी बहुत ज़्यादा। मोनोफाइलेटिक्स के इंसेस्टर एक हो, उससे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म बने, तो चूंकि इंसेस्टर एक है इस वजह से इनमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती, जैसे ग्रीन एल्गी और प्लांट। अब अगर हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि ग्रीन एल्गी और प्लांट को मोनोफाइलेटिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे करैक्टर कॉमन है, काफ़ी सारे, ये दोनों ऑटोट्रोफ्स हैं, दोनों में सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी है, दोनों में स्टार्च स्टोर होता है, तो काफ़ी सारे करैक्टर हैं जो सिमिलर हैं। और इस सिमिलैरिटीज़ की वजह से ही साइंटिस्ट का ख्याल है कि जो ग्रीन एल्गी और प्लांट है मोनोफाइलेटिक हैं। तो पॉलीफाइलेटिक को डिफाइन कैसे करेंगे? द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट शेयर कॉमन इंसेस्टर, ऐसा हमारे पास ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो एक कॉमन इंसेस्टर से ना निकला हो तो वो पॉलीफाइलेटिक कहलाता है। और मोनोफाइलेटिक है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच शेयर कॉमन इंसेस्टर, जो एक कॉमन इंसेस्टर से निकला हो। तो पॉलीफाइलेटिक में एग्जांपल दे सकते हैं मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, सारी ही वैरायटी डिफरेंट है। और आप मोनोफाइलेटिक में एग्जांपल दे सकते हैं प्लांट और ग्रीन एल्गी की। तो अक्सर ये दोनों डेफिनेशन आज पूछी जा सकती हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीफाइलेटिक एंड मोनोफाइलेटिक्स। अब जब डाइवर्सिटी बढ़ती है तो ग्रुपिंग मुश्किल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, मैं कहता हूँ 5 मेडिकल के, 5 इंजीनियरिंग के, तो ग्रुप बन जाएंगे। लेकिन अगर कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन हो, 2 आर्ट्स के हों, 2 साइंस के हों, 2 कंप्यूटर के हों, 2 आप कह सकते हैं मेडिकल के हो, 2 इंजीनियरिंग के हो, अब आप कैसे ग्रुप बनाएंगे? या तो छोटे छोटे काफ़ी सारे ग्रुप बनेंगे या ग्रुपिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जब मार्गुलस और शेवार्ट्स ने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ग्रुपिंग की तो उसमें 27 फाइला बनाए, 27 फाइलम बनाए। और 27 फाइलम, इतने ज़्यादा फाइलम, हालांकि हम आगे देखेंगे किंगडम एनिमिलिया जो सबसे बड़ा किंगडम है बाकी सारे किंगडम की निस्बत, तो उसमें टोटल 29 फाइलम है, 29। हालांकि वो बहुत बड़ा ग्रुप है लेकिन चूंकि उसके मेंबर में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है, इस वजह से जब सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है ग्रुपिंग आसान हो जाती है। ग्रुप बनते भी थोड़े हैं, जैसे मैंने भी बताया कि 5 स्टूडेंट मेडिकल के और 5 इंजीनियरिंग के, टोटल 10 हो तो 2 ग्रुप बनेंगे, एक मेडिकल के, एक इंजीनियरिंग का। लेकिन अगर कंडीशन ये हो 2 आर्ट्स के हों, 2 साइंस के हों, 2 इंजीनियरिंग के हों, 2 मेडिकल के हों, तो फिर आप कह सकते हैं 5 ग्रुप बनाए जाएंगे। हर ग्रुप में कितने मेंबर होंगे? 2-2। तो इसमें चूंकि वैरायटी
बहुत ज़्यादा है, इस वजह से छोटे छोटे काफ़ी सारे ग्रुप बने हैं। तो यह ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मार्गुलस और शेवार्ट ने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 27 फाइलम बनाए टू एकोमोडेट, ताकि वो उनके अंदर ला सकें वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी एकोमोडेट का मतलब ये होता है कि किसी को यह हैंडल करना, कि हमने इतनी ज़्यादा वैरायटी को हैंडल किया है 27 ग्रुप बना के, अदरवाइज इनकी हैंडलिंग थोड़ा सा मुश्किल थी। तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से इसी तरह बनते हैं कि जॉन हुग ने क्या काम किया था, अर्नेस्ट हैकल ने काम किया था, और एमसीक्यूज ऐसे बनते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 1861 के अंदर जॉन हुग ने क्या काम किया था। ये काम की लाइन होगी आगे, फिर ऑप्शन के अंदर जॉन हुग आ गए या 1861 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास अर्नेस्ट हैकल का ये आपने सन याद रखना है, ये इसकी डेट याद रखनी है और इसका काम याद रखना है। तो इसी तरह हर्बर्ट कोपलैंड है, ये बल्कि काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ भी चुका है कि किंगडम स्टेटस किसने बनाया था, प्रोकैरियोटिक को किंगडम स्टेटस का दर्जा किसने दिया। तो हर्बर्ट, या ये भी आ सकता है कि किंगडम स्टेटस जो प्रोकैरियोट्स को मिला है ये किस डेट के, किस सन के अंदर मिला है, तो 1938। इसी तरह रॉबर्ट विटेकर है, इसने काम क्या किया था, लाइन मार्गुलस ने काम क्या किया था। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यही बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीफाइलेटिक एंड मोनोफाइलेटिक। और यहाँ एमसीक्यूज 27 वाला जो एमसीक्यूज है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो आप लोगों ने इसको, मैंने बार बार ये बात यानी बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि जब भी आप लोग लेक्चर सुने हमेशा हैंड फ्री लगा के सुना करें, ताकि आपकी कंसंट्रेशन बढ़े। और अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश करें कि जो कमेंट्स बने हुए हैं नीचे उसके अंदर वो क्वेश्चन मेंशन करे, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसका आंसर कर दिया करूँगा। और हमारे ये जो चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ताकि जो नई वीडियो, एक तो वीडियो बने उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि जो ही आपने सब्सक्राइब करेंगे और साथ वो बेल आइकॉन बना होता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कोई भी जो नई वीडियो आएगी वो फ़ौरन आप लोगों को रिसीव हो जाएगी, फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो काइंडली ये काम, और दूसरा लाइक और डिसलाइक का सिलसिला भी थोड़ा सा किया करें। उसकी वजह यह है उससे फिर बंदे के अंदर मोटिवेशन होती है, जितना ज़्यादा वो लाइक कर रहा होता है फिर बंदा मोटिवेटेड हो रहा होता है, वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए लेक्चर बना रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.